So, first of all, the topic which I'm going to start with, it is not section 5 actually. Uh, before getting the very clearer idea of section 5, we need to understand two very important concepts. And and once we get the idea of those two concepts, which I'm going to tell you, or we are going to discuss those concepts, we'll be in a position that we can easily understand section 5. जब मैं सेक्शन 5 की बात करूंगा, मैं सेक्शन 7 की बात भी करूंगा, और मैं सेक्शन 9 की बात भी करूंगा। ठीक है, सेक्शन 8 की बात नहीं करूंगा। सेक्शन 8 इज अ पार्ट ऑफ द डीम्ड डिविडेंड, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। Yes, sir. हाँ, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की में। There are two concepts. There are two type of incomes. Two types of income. अब हम ये समझेंगे दो तरह की इनकम क्या है। सबसे पहले two types of income. The very first type of income is देखिए, दो तरह की इनकम हो सकती है on the basis of nationalities of the income, right? Where the income is arise or earn. यानी मैं अभी arise और earn की बात ही नहीं कर रहा। I'm just talking about the two type of incomes, which is one is Indian income on the basis of nationality. मैं अभी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। इंडियन इनकम एंड नॉन इंडियन इनकम। yes or no class? Yes, Non, sir. or we can call it foreign income. अब देखिए, ये समझा जाए कि नॉन इंडियन इनकम क्या है या इंडियन इनकम क्या है। उसको समझने के लिए इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंडियन इनकम, यू में से कि सर जो इंडिया में इनकम हम कमाते हैं वो इंडियन इनकम है, राइट? और जो इनकम हम दूसरे देशों में बैठकर कमाते हैं वो हमारी नॉन इंडियन इनकम है। ये सुन लो, कुछ यही जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. होना भी यही चाहिए कि भाई दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इनकम। इंडियन इनकम एंड नॉन इंडियन इनकम। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ये, जो इनकम हमने इंडिया में कमाई वो इंडियन इनकम, और जो इंडिया में नहीं कमाई ऑब्वियसली द इनकम विच इज नॉट इंडियन इनकम इज अ फॉरेन इनकम, राइट? बट इतना आसान नहीं है, कुछ टेक्निकलिटीज हैं बिकॉज इट्स अ टैक्सेशन, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। इंडियन इनकम मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ पॉइंट्स हैं। इंडियन इनकम इज एन इनकम which is accrue और arise, एक ही बात है ये, accrue और arise in India। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा accrue and arise का मतलब क्या है, सिर्फ मैं पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। इंडियन इनकम इज एन इनकम विच इज accrue और arise in India। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यानी एक तरह से इन लेमन वे ये कह सकते हैं कि जो इंडिया में इनकम कमाई गई है अभी के लिए, ठीक है, वो इंडियन इनकम। एंड which is accrue or arise in India and or deemed to deemed to accrue arise in India। यानी कि इंडियन इनकम is an income which is
accrue or arise in India or deemed to accrue or arise in India. या तो वो इनकम इंडिया में कमाई गई है इन अ लेमन वे, या फिर ये मान लिया जाए कि वो इनकम इंडिया में कमाई गई है. Am I clear, क्लास? राइट? Yes, sir. ठीक है. इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा व्हाट? इंडियन इनकम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. सर हाँ जी बोले. सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए सर, हाँ, थोड़ा देखिए. नेटवर्क इशू हो गया है. ओके. देखिए खुशी, इंडियन इनकम इज एन इनकम विच इज एक्रू और अराइज इन इंडिया. अब आप पूछ सकते हैं सर एक्रू और अराइज का मतलब क्या है. अभी के लिए मैं बता सकता हूँ, फॉर द टाइमिंग आई कैन से द एक्रू और अराइज इन इंडिया इनकम इज व्हाट इट इज, जो इंडिया में कमाई गई है. ठीक है. ओके ओके. हाँ, जो इंडिया में कमाई गई है. या फिर ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम इंडिया में कमाई गई है. यानी कुछ ऐसी इनकम्स होगी जो कमाई नहीं गई होंगी, राइट, लेकिन उसे मान लिया जाएगा कि इंडिया में कमाई गई है. मतलब सर वो इंडिया में जनरेट होगी ऐसे? मतलब जनरेट नहीं हुई है, बट फॉर द टैक्सेशन पर्पस ये मान लिया जाएगा कि वो जनरेट हुई है. ये वाला पार्ट डीम्ड टू है ना, डीम्ड टू. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. Right? ओके ओके ओके. द सेकंड पार्ट which is received in India. या फिर वो इनकम भी इंडियन इनकम मानी जाएगी विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. यानी वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई होगी, या कुछ केसेस में ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव तो नहीं हुई है, बट मान लिया जाएगा कि ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई है. Am I clear? समझ आया? यस सर. देखो कितना वास्ट कॉन्सेप्ट है, राइट. यानी कि ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में कमाई भी जाए, इंडिया में रिसीव भी की जाए, वो भी इंडियन इनकम है. या वो कमाई जाए तब भी, या वो रिसीव की जाए तब भी, या दोनों चीज हो तब भी. ठीक है. लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि अगर रिसीव नहीं की गई, बट इन स्पेशल केसेस वी विल कंसीडर इट एज डीम्ड टू बी रिसीव. इंडिया में जनरेट नहीं की गई, फिर भी हम कुछ केसेस में मान लेंगे इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. Yes, sir. ठीक है. यस सर. तो कहने का मतलब अच्छे ये है कि कुछ ऐसे केसेस हम देखें, नॉर्मल केसेस तो समझ आता है, इंडिया में जनरेट हुई, राइट, और इंडिया में अर्न की गई, इंडिया में रिसीव की गई. लेकिन साथ में कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जब होगा नहीं वो काम, लेकिन मान लिया जाएगा. ठीक है. तो बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इन 2 पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स में बांटा गया है. यानी मैं लिखने को, अच्छा मैंने और लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एंड लिखना चाहिए मुझे, एंड. ठीक है. विच इज एक्रू और अराइज इन इंडिया. सेकंड पॉइंट हो सकता है इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. Third point, which is received in India, and the fourth point is which is deemed to be received in India. Am I clear, class? Yes. Yes, sir. यस सर. अब इसे कहा जाएगा इंडियन इनकम. लेकिन कुछ समझ आया? अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक हमें ये समझना आ जाए कि भाई एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है, ये सुनो. जब तक हमें ये समझना आ जाए रिसीव का मतलब क्या होता है, जब तक हमें ये समझना आ जाए डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज का मतलब क्या होता है, और जब तक हमें ये समझना आ जाए डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा. क्योंकि सिर्फ मेरे ये कहने देने से कि भाई इंडिया में जनरेट हुई उसे एक्रू एंड अराइज कहेंगे, नहीं. इट्स अ टैक्सेशन, इट्स एन एक्ट. एक्ट में इतनी चीजें सिंपल नहीं होती. एक्ट में आपको एक्रू एंड अराइज का मतलब पढ़ना पड़ेगा, रिसीव का मतलब पढ़ना पड़ेगा. समझ आ रहा है आपको क्लास अच्छे से? यस यस सर. तो one by one we will do this concept one by one. First of all, I would like to explain this accrue or arise. What does it mean by this accrue or arise का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप मुझे कोशिश कीजिए बताने की, आपके हिसाब से accrue और arise का मतलब क्या हो सकता है? तो एक्रू में
it consists of outstanding and prepaid incomes also. सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? Outstanding and prepaid or advance income. ओके, आउटस्टैंडिंग। हर्ष कह रहे हैं अर्न इनकम। नो हर्ष, अर्न इनकम एंड एक्रू एंड अराइज इनकम में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, बहुत सर थोड़ा सा डिफरेंस है। सर अर्न की है बट अभी रिसीव नहीं हुई है। अच्छा, अर्न की है बट रिसीव नहीं हुई है। अगेन ओके, ठीक है, ओके। राशि भी यही कह रहे हैं, प्रथम भी यही कह रहे हैं, ठीक है। कनिका, was she there in the class earlier? कनिका, आई थिंक ये तो आते भी नहीं है ना क्लास में, बताइए। नहीं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो एक्रू एंड अराइज का मतलब ये समझ आया कहीं ना कहीं इन अ लेमन वे कि हमने ऑन कर लिया है उस इनकम को। ये सुनो, अभी तक यही समझ आया, हमने ऑन कर लिया है। Yes, Am I sir. clear? ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय दिस एक्रू एंड अराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने नोट से कुछ डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी चेक माय डायरी फर्स्ट। सी, एक्रू और अराइज की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर लेमन वे की बात करो, इन लेमन वे इट इज ऑन, आपने इनकम को कमा लिया है, बट एट द सेम टाइम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी लिमिटेड, आप एबीसी लिमिटेड में काम कर रहे हैं, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड सेज एज पर योर एम्प्लॉय एग्रीमेंट, एबीसी लिमिटेड सेज कि यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द सैलरी ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नॉर्मली हमारी सैलरी भी फर्स्ट को ही आती है, कई बार 31st को आ जाती है, कई बार फर्स्ट को आती है, आने की बात नहीं कर रहा, बट एबीसी लिमिटेड ने कहा कि यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव योर सैलरी ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। पूरे महीना आप काम कीजिए और 1 तारीख को आप अपनी सैलरी ले सकते हैं। Am I clear क्लास? सबको समझ आया? बहुत सिंपल एग्जांपल है। Yes, sir. ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड ने मान लीजिए 15 दिन काम किया महीने में, 15 डेज। आप मुझे बताइए कि क्या ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने 15 डेज काम किया इन एबीसी लिमिटेड। Can Mr. X go to the management of the ABC Limited and ask for the entire month's salary? No, sir. No, sir. देखो, मांग सकता है, these are the different cases, लेकिन क्या उसके पास वो एंटाइटलमेंट आया है अभी तक कि वो पूरे महीने की सैलरी ले ले? बताइए। No, No, sir. No entitlement. No entitlement. He is not entitled to receive this salary before first. आप कहेंगे सर ठीक है 30 डेज का तो नहीं आया, लेकिन 15 दिन की सैलरी तो उसने अर्न कर ही ली है ना, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 15 दिन की तो सैलरी मांग सकता है, क्या बताइए, 15 दिन की सैलरी मांग सकता है वो? Yes, sir. ओके, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। सर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मांग सकता। Contract के ऊपर मान depend सकता है करता है। सर। ओके, मांग सकता है, ठीक है, ओके। नाउ this is a main difference between the income which is earned, the income which is accrued and arised. ध्यान से देखिए, उसने अर्न जरूर कर लिया, वो मैनेजमेंट के पास अगर जाए and he asks for the salary for the 15 days, and in such a case management may say okay, you have earned the salary for 15 days, but we have a procedure, we have the employer-employee agreement, and as per that employer-employee agreement you are entitled to receive your salary on the very first of the next month. तो कहने का मतलब है आपने अर्न तो कर लिया 15 दिन का सैलरी, लेकिन अभी आपको उसका एंटाइटलमेंट रिसीव नहीं हुआ। ये सुनो क्लास,
समझ रहे Yes, हैं? sir. Yes, sir. Entitlement is not received. तो that is the reason that earned is different thing. आपने earn कर लिया, लेकिन अभी आप उसे ले नहीं सकते, legally ले नहीं सकते. Entitlement आपको मिलेगा फर्स्ट को, या हो सकता है 31st को. Are you getting my point? Now, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोले. सर अगर वो उस टाइम पे रिजाइन कर दे तो उसकी अर्निंग उस टाइम पे मिल सकती है उसे? बच्चे वो अलग केस है, ठीक है. वैसे एक कॉन्टिन्यूस केस की बात कर रहे हैं कि अगर आप 15 दिन के बाद रिजाइन कर देते हैं, लेकिन कंपनी का रूल ये हो सकता है कि भाई हम तो पूरे महीने की सैलरी एक साथ बनाते हैं, ऐसे लो, तो आपको 15 दिन की सैलरी फर्स्ट को ही मिलेगी. इट कुड आल्सो बी द पॉसिबिलिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. जैसे मेरे साथ एक कॉलेज में यही हुआ था. व्हेन आई लेफ्ट दैट कॉलेज एंड आई प्रमोटेड टू दिस कॉलेज, तो मेरी कुछ दिनों की जो सैलरी थी वो बिल्कुल लास्ट में आई थी, यानी जब सब बाकी फैकल्टीज की जो सैलरी आई उसी के साथ मेरी सैलरी आई थी, 7 डेज की सैलरी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि अब बार बार अकाउंट सेशन आपके मतलब एक सेपरेटली मेरी अगर सैलरी करने के लिए बैठे, दे कैन डू दिस, बट एट द सेम टाइम वो एक ग्राउंड हो सकता है. द ग्राउंड कुड बी द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ओनली, राइट, कि ठीक है भाई इनको 7 दिन की सैलरी चाहिए तो दे दे, ठीक है. बट अगर आप देखा जाए एंटाइटलमेंट आपका महीना खत्म होने के बाद हो रहा है एज पर दिस एग्रीमेंट. समझ आया? सर हाँ जी बोले. सर तो ये मतलब वो वाला केस हो गया क्या जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा, जैसे एक्रूड इनकम होती है जो? कुछ कुछ वही है केस, बिल्कुल राइट. अभी मैंने एक्रू के बारे में बताया ही नहीं है आपको, मैंने अभी अर्न के बारे में बताया है, ठीक है. आपने पैसा अर्न कर लिया है 15 दिन का, ठीक है. यस. हाँ. Yes, sir. लेकिन अगर आप सैलरी मांगने जाते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी. द रीजन इज, और मिल नहीं सकती है. देखो हो सकता है मिल भी जाए, दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस, बट हम बात कर रहे हैं लीगैलिटीज की यहाँ पर. यस, यू हैव अर्न द सैलरी, but you are not entitled to receive this salary because as per employer agreement, this is the first day of the next month आपकी सैलरी एंटाइटल्ड होगी. नाउ ठीक है. अब मिस्टर एक्स इज लाइक ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं लेते सैलरी. अब मिस्टर एक्स फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ जाता है. अब देखिए, क्या उसने पूरे महीने की सैलरी 30 डेज की सैलरी अर्न कर ली है? यस, काम किया, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट किया और उसने अर्न कर ली. क्या ये 30 डेज की सैलरी एंटाइटल्ड हो गई है? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. very good. Now, he is entitled. He can ask his salary. He can ask his salary from the management. He can ask कि भाई अब मुझे सैलरी चाहिए. हो सकता है मैनेजमेंट लेट ही दे, उसकी बात कर ही नहीं रहे. हम बात कर रहे हैं कि क्या उसको राइट रिसीव हो गया है सैलरी डिमांड करने का. यस, द राइट टू रिसीव दिस सैलरी, right to receive his salary is entitled to Mr. X on the very first of the next month. इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स ने सैलरी को अर्न भी कर लिया 30 डेज की, अब वो एंटाइटल्ड भी हो गई, यानी कि अब सैलरी मिस्टर एक्स की क्या हो गई है? एक्रू और अराइज हो गई है. समझ आया? Sir, can you please repeat it again? कौन सा पार्ट बताना है बताइए. Sir, last one. देखो बच्चे, व्हाट्स योर नेम? Sir, Tanya. तान्या. ओके तान्या, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप 15 दिन आपने काम किया, आपको लगता है कि आपको सैलरी चाहिए, ठीक है. बट आपके एम्प्लॉय एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी जो सैलरी एंटाइटल्ड होगी, दैट सैलरी वुड बी एंटाइटल्ड ऑन द नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, ठीक है. Okay. हाँ, तो देखा जाए कि क्या आपने तान्या 15 दिन की सैलरी अर्न कर ली है, कमा तो ली है ना? Yes, sir. ठीक है. लेकिन आपको अभी एंटाइटल नहीं हुई. अगर आप 15th को भी चले जाएं, वो एंटाइटल यानी अभी यही 15 दिन की सैलरी एक्रू एंड अराइज इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपको अभी यू डिड नॉट रिसीव द राइट टू रिसीव दिस सैलरी और राइट टू एंटाइटलमेंट ऑफ दिस सैलरी. समझ आया? Yes, sir. मैनेजमेंट तो ये कहेगा भाई हर कोई वेट कर रहा है 1 महीने का, तुम्हें भी वेट करना है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अभी आपकी सैलरी एक्रू एंड अराइज नहीं हुई है. ठीक है तान्या? Yes, sir. Thank you. ओके फाइन. अब तान्या आप क्या गए 30 डेज के बाद, आपने अर्न किया 30 डेज, पूरा काम किया, 5 बजे तक आपने वेट किया. अब आप एचआर डिपार्टमेंट में गए, आपने अकाउंट सेक्शन में गए. कॉलेज में तो अकाउंट सेक्शन होता है, एचआर नहीं होता. तो आप गए और आपने बोला कि सर हमारी सैलरी. उन्होंने कहा ठीक है.
अब देखा जाए तान्या, यू आर आस्किंग योर अर्नड सैलरी फॉर 30 days विच इज ऑल्सो एंटाइटल्ड, यानी ये आपकी 30 days की सैलरी अब एंटाइटल्ड भी हो चुकी है। तो हम क्या कहेंगे कि सैलरी इज नाउ एक्रूड और अराइज्ड। ठीक है तान्या, Yes, sir. अब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब समझ आया मैंने अर्न में और एक्रूड और अराइज में क्या डिफरेंस बताया था? ठीक है, Yes, sir. हाँ, मैंने कहा था ना देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अर्न एंड एक्रूड एंड अराइज। अर्न आप कर सकते हो लेकिन उसके साथ एंटाइटलमेंट नहीं हो सकता। आपका एक, मान लीजिए आपके साथ एग्रीमेंट किया गया, एग्रीमेंट हुआ आपका, और एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि 6 months के बाद पेमेंट, 6 months का पूरा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट, 6 months का कंप्लीट प्रोजेक्ट, और entitled to receive whatever the income is after 6 months or at the end of the 6th month, at the end of the very last day of the 6th month। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, आपने 1 महीना काम कर लिया तो कहीं ना कहीं आपने 1 महीने का काम का तो अर्न कर ही लिया है ना क्लास, यस और नो? If you have already done the work for a period of 1 month, तो कहीं ना कहीं आपने 1 महीने के प्रोपोर्शन के हिसाब से तो अर्न कर लिया है, लेकिन अभी वो सैलरी एक्रूनराइज नहीं हुआ है क्योंकि एज पर एग्रीमेंट वो 6 months के बाद आपको एंटाइटल्ड होगा। Am I clear class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is a slight difference between earned and accrued. हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपने अर्न कर लिया हो बट वो एक्रूनराइज ना हुआ हो, लेकिन जब एक्रूनराइज होता है तो उसका मतलब यू हैव ऑलरेडी अर्न दैट पार्ट। ठीक है, यस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक अ वेन डायग्राम जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी देखो, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको इस तरह से इतना डिटेल में नहीं कराया जाता, इसलिए मैंने दिव्या से कहा था कि आप लोग सारे बच्चे आइए आज की क्लास में, इस वाली क्लास में, जैसे कि आप समझ पाए। तो ये वेन डायग्राम है, मान लीजिए। नाउ दिस, लुक एट दिस, दिस इज द अर्न पार्ट, यस और नो क्लास? मान लीजिए सैलरी आपकी अर्नड है और ये सैलरी आपकी एक्रूनराइज है। तो इसका मतलब क्या है? द सैलरी विच इज अर्नड, नॉट ऑल पार्ट ऑफ द अर्न सैलरी इज एक्रूनराइज, जैसे हमने इस वाले केस में देखा, 15 दिन वाले केस में, यस और नो? अर्न हो गई थी लेकिन एक्रूनराइज नहीं हुई थी, यानी राइट टू रिसीव दैट सैलरी नहीं हुआ था। क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर एक बार सैलरी एक्रूनराइज हो गई यानी एंटाइटल टू रिसीव हो गए, तो इसका मतलब सीधी बात है ना, आप उसे अर्न कर ही चुके होंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो इसलिए मैंने ऐसा वेन डायग्राम बनाया। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमें समझ आया व्हाट डज इट मीन बाय दिस एक्रूनराइज। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर्मल डेफिनेशन एक्रूनराइज की। इट सेज together means to become a present and enforceable right। देखो, becomes an enforceable right, यानी आपका राइट हो गया है उस सैलरी को रिसीव करने का, यानी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ से आप इस सैलरी को कभी भी रिसीव कर सकते हैं। आप in case if you want, if you can, if your employer is not paying you the salary, you can also sue against him or the employee company because you have entitled to receive the salary। ठीक है क्लास? तो एंड टू बिकम अ प्रेजेंट राइट ऑफ डिमांड, यानी आप इस सैलरी की आप डिमांड भी कर सकते हैं। भाई मुझे नहीं पता, मेरी सैलरी चाहिए मुझे 1 तारीख को। ठीक है, पूरे 31 दिन आपने काम कराया, मैंने 31 को भी कुछ नहीं कहा, राइट? ऑल्दो मुझे 31 को कह देना चाहिए था बट मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने 1 को कहा क्योंकि एज पर आवर एग्रीमेंट 1 तारीख को मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, राइट? एंटाइटल्ड मैं हूँ 1 तारीख को रिसीव करने का। एम आई क्लियर क्लास? दिस इज द एक्रूनराइज कॉन्सेप्ट। ठीक है, and how this accrued concept are different, a little different with earn part। ठीक, now अब एक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, accrued में किसी को कोई भी डाउट? मैं किसी से भी देखिए बीच में पूछ सकता हूँ। सर आप डेफिनेशन रिपीट कर सर इसको एडमिट कर लीजिए, इसका मैसेज आया आयुषी का। अच्छा हाँ, देखिए डेफिनेशन है बच्चे,
it is to become a present and enforceable right. When salaries accrue and arise, it means it becomes the present and enforceable right. यानी आपका ये राइट बन चुका है उस सैलरी को रिसीव करने का. यस दिव्या. और टू बिकम अ प्रेजेंट राइट ऑफ डिमांड, यानी आप इस सैलरी को, अब आपके पास राइट है सैलरी को डिमांड करने का. यस दिव्या. यस सर. यही मैंने बताया. ठीक है, अब हम आगे बात करें. एक सेकेंड. So, हाँ जी बोलिए. so what if you work for 15 days and the company declares insolvency? Okay. So, what would be the entitlement in that case? देखिए, अगर आप इंसॉल्वेंट, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो आप बताइए क्या प्रोसीजर होती है पेमेंट की, लिक्विडेशन की. So, assets लेंगे कंपनी के. हाँ जी. So, assets लेंगे कंपनी के. ओके, एसेट्स हैं कंपनी के. तो सबसे पहले एसेट्स की लायबिलिटी किसके डिस्चार्ज होती है? एनी आइडिया? To the third party creditors. Outsiders. Outsiders. ओके, वेरी गुड. सिक्योर क्रेडिटर्स. Secured credit. ना. उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. उसके बाद Partners loan. ओके, एंड देयर आफ्टर Capital partners. Shareholders. बेसिकली उसके बाद एम्प्लॉयज की सैलरी की जाती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा, एंड द लास्ट वन इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, और भी बीच पे हिरार्कीज हो सकती हैं, बट दीज आर दी दिस इज द मेन हिरार्की. ठीक है, सबसे पहले हम आउटसाइडर का पैसा देते हैं बच्चे, उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज का पैसा दिया जाता है, एंड देयर आफ्टर we discharge if any liability is left out of preference shareholder, and thereafter the residual is always the equity shareholders. अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना इक्विटी शेयर होल्डर की डेफिनेशन, तो हमेशा याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर की डेफिनेशन बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, विच इज, मैंने शायद बताया इस क्लास में. इक्विटी शेयर होल्डिंग इज अ रेसिडुअल क्लेम और द एसेट्स ऑफ द कंपनी. दैट्स इट. सर ये दोनों थे क्लास में. ओके, ठीक है, समझ आया? इक्विटी शेयर होल्डिंग इज अ रेसिडुअल क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. ये जितने भी IITs IIMs के इंटरव्यूज होते हैं, हर जगह अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो दे ऑलवेज लुक फॉर दिस डेफिनेशन ओनली. आप कितना भी कुछ भी बता दीजिए, ये है वो है, ये ओनर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये बहुत वेग डेफिनेशन है. दिस इज द ओनली डेफिनेशन जो एक बहुत ही वेल स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी जाती है. हमेशा याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर्स की. तो जो आप बच्चे बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी का, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी का क्लेम तो काफ़ी बाद में आता है. ठीक है, Yes, sir. आप एंटाइटल जरूर हो जाएंगे. अब देखो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट तो बता रहा हूँ ना, अगला कॉन्सेप्ट जो इसी से रिलेटेड है, विच इज दिस. नाउ ओके फाइन. ऑन फर्स्ट, हम वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आपने अर्न कर लिया. यस, प्रीवियस ईयर की मंथ्स की सैलरी अर्न भी हो गई. एक्रू एंड अराइज हो गई है. बताइए, हो गई है एक्रू एंड अराइज? Yes, sir. बिल्कुल हो गई है. तो क्या रिसीव भी हो गई होगी? It's not. Depends. वेरी गुड, वेरी गुड. Received is totally depends upon it. It's totally depend, not necessarily. ऑन भी कर लिया, एंटाइटलमेंट भी है मेरे पास उस सैलरी को मांगने का, लेकिन रिसीव के केसेस कुछ भी हो सकते हैं. रिसीव हो सकता है कि आपने अब की हो, राइट? रिसीव आपने अब की हो, या हो सकता है रिसीव आपने 1 महीना पहले ही कर ली हो. यस और नो, ये भी तो हो सकता है ना. Yes, sir. भाई Yes, sir. आपने ये मान लीजिए ये बात हो रही है मई मंथ की सैलरी की, मई मंथ, और आपने सैलरी को रिसीव कर लिया मई मंथ की सैलरी को अप्रैल में, रिसीव्ड इन अप्रैल ओनली. तो अर्न बाद में किया,
एंटाइटलमेंट टू रिसीव यानी एक्रू बाद में भी है सैलरी, बट आप रिसीव तो ऑलरेडी कर चुके हैं, यस और नो, Yes, Yes, sir. sir. राइट? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिसीव्ड, अर्न्ड एंड एक्रू एंड अराइज में डिफरेंसेस हैं. नाउ अब ये डिफरेंसेस तो हमें समझ आए. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर रिसीव्ड का मतलब क्या होता है. रिसीव्ड लिटिल बिट इजियर टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू द एक्रू एंड अराइज. ठीक है, अब मैं वो बताने की कोशिश करूंगा. सबको क्लियर है ना? होता है ना कई बार आप पहले सैलरी ले लेते हैं, एडवांस सैलरी जिसे आप कहते हैं. तो एडवांस सैलरी में आप मुझे बताइए कि क्या आप काम कर चुके होते हैं, नहीं किया होता आपने काम. ठीक है, आपने यानी वो सैलरी अर्न भी नहीं की, वो सैलरी एंटाइटल भी नहीं हुआ था आपका, लेकिन आपने उसे रिसीव पहले कर लिया. यस और नो? इट्स क्वाइट पॉसिबल. Yes, sir. यस सर. मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा. जब हम सैलरी चैप्टर करेंगे उसमें भी हम इसी की बात करेंगे. सैलरी में भी एडवांस सैलरी का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो वो मैं उसे कराता हूँ. नॉर्मली उसे स्किप किया जाता है, बट उसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है, और तो रेयर ओकेजन्स रहे हैं कि वो आया है, बट एडवांस सैलरी का क्वेश्चन आ जाता है कई बार. ठीक है, कि आपको एडवांस सैलरी मिली, उसका टैक्सेशन कैसे होता है. ठीक है, नाउ अब इसे आप समझिए. व्हाट डज इट मीन बाय दिस रिसीव्ड सैलरी? रिसीव्ड सैलरी रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड. हम तो इनकम रिसीव्ड की बात कर रहे हैं ना, इनकम रिसीव्ड की. कोई बता सकते हैं मुझे रिसीव का मतलब क्या होगा? इनकम रिसीव्ड, एनी वन ऑफ यू? So the time at which we get the income, no? Okay. We receive the cash. If we receive the cash, only cash बचे? आपके बैंक Some- अकाउंट में पैसा आएगा तो वो रिसीव नहीं होगा, नो सर. It's a bank, obviously. है ना? राइट. Yes, sir. हाँ, इसके अलावा कोशिश कीजिए. वेरी गुड, कोशिश कीजिए. रिसीव्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Received means income is received refers the very first occasion. What? The very first occasion. बहुत important word है first occasion. कभी मिस मत करना इसे. First occasion. First occasion. Income received refers as first occasion. First occasion of what? First occasion of. First occasion when a person, and person means recipient, जिसको मिलना था. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको मिलना था, जो लीगली उसको रिसीव करने में, आई मीन द पर्सन हु वाज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, उस पर्सन की बात कर रहे हैं. यानी income received means or refers the very first occasion when a person which is recipient gets the money or monetary benefit under his control. Under his control. पहली बार जब वो पैसा किसी रिसिपिएंट के हाथ में आया, उसके कंट्रोल में आया, नॉट हाथ में, कंट्रोल में आया, उसे क्या कहा जाएगा? कि उसको सैलरी या उसको इनकम रिसीव हो गई है. यस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. There are two Yes, sir. key important words here. The very first word is this. First occasion. Second one is recipient. And third one is money under his or her control. हम बोलेंगे सर अगर कोई फीमेल होगी तो वो his or her होगा. ठीक है, तो money under his or her control. ठीक है. Now look at this definition. First occasion का मतलब this money should be received for the first time, or the very first time. ठीक है, for the very first time. Occasion की स्पेलिंग बड़ी अजीब लग रही है. ठीक. Now first occasion का मतलब क्या? कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट ओकेजन का मतलब क्या होगा? So first instance जब उसको सैलरी मतलब पेमेंट मिली होगी. ओके फाइन, मान लेते हैं मुझे सैलरी मिली
there's a Mr. A, I am a Mr. A. मुझे कॉलेज से आज ही सैलरी आई है मेरी, सेकंड को, तो मुझे आज सैलरी मिली। तो आज जैसे ही मुझे सैलरी आई तो मैंने कुछ अमाउंट अपने पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ माई इनकम टू माई पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र किया। अब ये सैलरी रिसीव किसकी मानी जाए? इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, it was the first occasion who received this salary for very first time. It was me, Mr. A, who received this salary for the very first time. समझ आया? Yes class? नहीं, Yes, मैंने तो sir. सबसे Yes, पहले sir. सैलरी रिसीव किया। अब रिसीव तो मेरे पेरेंट्स ने भी किया, लेकिन ये उसके बाद सब्सिक्वेंट्स, ये क्या है? सब्सिक्वेंट्स रिसीविंग से, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है बता सकते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं ना, remember the word, yes, transfers, remittance or transfers, remittances or transfer। तो देखिए सैलरी दोनों जगह रिसीव हुई है, मैंने भी रिसीव की और सम पार्ट ऑफ द सैलरी रिसीव बाय माय पेरेंट्स। बट ध्यान रखिए, जब कुछ सैलरी जब मैंने रिसीव की वो फर्स्ट ओकेजन था। वो क्या था? फर्स्ट ओकेजन था। और जब मेरे पेरेंट्स ने रिसीव की, दैट वाज अ सब्सीक्वेंट ओकेजन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So छोटे छोटे basically, पॉइंट्स। हाँ जी, when the actual recipient receives the monetary benefit, then it is first occasion. हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इट इज अ फर्स्ट ओकेजन। रिसीव्ड का मतलब इनकम रिसीव रेफर्स द वेरी फर्स्ट ओकेजन व्हेन अ रिसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल। अब ये मनी अंडर कंट्रोल का मतलब क्या है? मनी अंडर कंट्रोल का मतलब हम समझ लेते हैं। मनी अंडर कंट्रोल, अच्छा हाँ, ये देखिए अभी ये वाला केस खत्म नहीं हुआ है, तो किसका माना जाएगा? किसने सैलरी रिसीव की है, मैंने या मेरे पेरेंट्स ने? मिस्टर ए ने या मिस्टर ए के पेरेंट्स ने? Mr. Mr. A. A. Mr. A. Mr. A. It was the very first occasion, ठीक है, as per this definition. These are the subsequent occasions, इसलिए इन्हें ट्रांसफर्स कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफर्स बेसिकली टैक्सेबल लायबल नहीं होते, हमेशा ध्यान रखना। जिसने फर्स्ट टाइम रिसीव किया वो अपनी सैलरी को हर किसी को बांट भी दे, जिसके पास वो सैलरी आएगी, दे आर जस्ट मेयर द ट्रांसफर्स। नाउ मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल। अब मनी अंडर हिज और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अब ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा वेयर वी डू नॉट गेट द सैलरीज इन कैश, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्यू लगी है उसमें आपको आपके एम्प्लॉयर ने बुलाया, आपके हाथ में सैलरी दे रहा है, राइट, ऐसा नहीं होता। अब सैलरी अकाउंट में आती है। तो मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल का बेसिकली यहाँ पे मतलब होगा कि आपके पोजीशन में है। अब पोजीशन कैसा हो सकता है आपका? आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है, या आपके डिफरेंट डिजिटल फॉर्म्स और डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजिटल फॉर्म लाइक पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा हो सकता है, या एक आपके हैंड में, इन हैंड। ठीक है क्लास, क्लियर है वाली सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. सो वी गेट टू नो रिसीव का मतलब क्या होता है। पैसा जब पहली बार रिसिपिएंट के हाथ में आ जाए या उसके कंट्रोल में आ जाए, उसे कहा जाता है रिसीव्ड। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिसीव पार्ट, accrue and analyze part, and also the earn part. Yes or no? Right? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. ठीक। अच्छा मुझे टाइम भी बता दो, हो सकता है टाइम हो गया हो क्लास का। 4:20 हो रहे हैं अभी। अच्छा ओके। Okay, Niharika Malhotra, are you there in the class? Niharika? Yes, sir. हाँ जी, समझ आया आपको? Yes, sir. क्या समझ आया बताइए? So that there are two types of income: Indian income and non-Indian income or foreign income. Okay. And income which is accrued or arrives in India is Indian income, or the income which is received in India is also Fine. Indian income. ठीक है, ओके गुड।
इस अभिषेक कुमार। Yes, sir. हाँ, बता सकते हैं? क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, कोई डाउट? No, sir. Okay, so I hope we all get to know clearly what exactly are these incomes. Yes? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, इनकम का sir. रिसीव होना कब माना जाएगा, इनकम का अर्न होना कब माना जाएगा, और इनकम का एक्रू या फिर उसे अराइज कह सकते हैं होना कब माना जाएगा। यस, बानी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, बोलिए। No, sir, I was not saying anything. ओके फाइन, ठीक है। तो अब हमें ये सब चीज़ें क्लियर हुई। नाउ अब हम बात करते हैं। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे वैसे? क्या हम इसी के बारे में बात कर रहे थे? इससे पहले भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। हमने बात की इसकी, राइट? यानी कि ये समझने के लिए भाई इंडियन इनकम होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड इंडियन इनकम, एक्रूअल राइज का मतलब, देन वी अंडरस्टूड रिसीव्ड का मतलब। नाउ द थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे कहा जाएगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। यानी इनकम वो रिसीव नहीं हुई है, आपको आपके कंट्रोल में नहीं आई है वो इन द प्रीवियस ईयर। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके कंट्रोल में वो इनकम नहीं आई है इन द प्रीवियस ईयर, बट देयर आर द स्पेशल केसेस अंडर सेक्शन 7। अब मैं सेक्शन 7 की बात कर रहा हूँ। अंडर सेक्शन 7 जब हम कुछ ऐसी इनकम्स को जो आपने रिसीव तो नहीं की प्रीवियस ईयर में, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वी कंसीडर देम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम उस स्पेशल केसेस की बात करेंगे। इट विल टेक 10-15 मिनट टू कंप्लीट दिस सेक्शन 7। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सेक्शन है। अब हम उसकी बात करेंगे। Sir, हाँ जी, So बोलो। this was section 5 which we studied just now. सॉरी So the part which we studied just now was section 5. अभी मैंने सेक्शन 5 फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन सेक्शन 5 के आसपास ही घूम रहे हैं। बिकॉज अगर मैं जैसे आपको कंप्लीट करूँगा तो सेक्शन 5 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि सेक्शन 5 से पहले की सारी बातें चल रही हैं, बट एक तरह से सेक्शन 5 ही कंप्लीट हो रहा है इनडायरेक्टली। नाउ अब हम बात करते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इनकम excuse me, sir. हाँ जी, बोलिए। सर जो ये प्रोविडेंट फंड होते हैं इसी में आते हैं क्या? देखते हैं, ठीक है। Yes, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 7। ओके, सो वी ऑल हैव गॉट द क्लैरिटी ओवर दिस इनकम डीम्ड टू बी रिसीव कि भाई ये इनकम वो इनकम है जो रिसीव नहीं। किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर ओनली। कि प्रीवियस ईयर में आपने इसे रिसीव तो नहीं किया, आपके पास नहीं आई, आपके अकाउंट में नहीं, आपके हाथ में नहीं आई, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ये आपकी इनकम है, यानी आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। कुछ यही तो बात की जा रही है ना क्लास, इफ आई ओवर सिंप्लीफाई दिस, राइट? Yes, sir. Please repeat. हाँ जी, Please repeat. ओके। देखिए, इनकम डीम टू बी रिसीव का मतलब समझ आया? इप्सम Yes, sir. क्या होती है? सर जो मान ली जाती है ना, हाँ, मान ली जाती है। कंसिडर करी जाती तो है। क्या आपने उसे रिसीव किया? नो Previous सर। year में नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे मान लिया जाएगा कि आपने रिसीव किया है, यस सर। तो यानी इसे इंडियन इनकम बोला जा सकता है। फिर यस सर। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से तो बोला जा सकता है। फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा उस पर। यस सर। समझ आया? मैं यही बता रहा था। ओके ओके। यानी देयर आर द स्पेशल ओकेजन्स वेयर यू विल नॉट रिसीव दीज मनी, बट स्टिल you are liable to pay tax on those monies under section 7 as per section 7. Okay, first of all मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा क्या है ये सेक्शन 7।
मान लेते हैं कि एक मिस्टर एक्स है, उनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ। जब वो मॉर्निंग में उठे, उन्हें पता लगा कि उनको सैलरी सिर्फ रिसीव हुई है 90,000 उनके बैंक अकाउंट में, और जो बाकी 10,000, ही इज वंडरिंग कि 10,000 कहाँ गए। उसने फोन मिलाया अपने ऑफिस को एंड ही आस्क्ड द एचआर डिपार्टमेंट कि भाई 10,000 रुपये कहाँ चले गए। उन्होंने कहा ये जो 10,000 है ना सर, ये आपका टीडीएस बनता था। व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स आपकी सैलरी पे बनता, इसलिए हमने गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये क्या कर दिए, 10,000 क्या कर दिए, गवर्नमेंट को जमा करा दिए। ठीक है क्लास, समझ आया? यस सर। हाँ। अच्छा, आप अब मुझे बताइए आपने अर्न कितना किया? 90,000। 1 lakh. 1 लाख 1 lakh. So 1 lakh. 1 लाख। क्यों 10,000 तो आपको मिले ही नहीं? सर 90,000 रिसीव किया है। फाइन, ठीक है। देखिए 1 लाख आपने अर्न किया, 90,000 मिले, यानी 10,000 आपको नहीं मिले। यानी क्या ये 10,000 आपने रिसीव किए प्रीवियस ईयर में? बताइए। नो सर। नॉट रिसीव्ड। लेकिन फिर भी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे या मिस्टर एक्स आईटीआर फाइल करेंगे तो ही विल हैव टू शो हिज इनकम 1 लाख, नॉट 90,000। समझ आया? यस सर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेक्शन 7 ने ये कहा कि जो आपका टीडीएस कटता है ना, टीडीएस, ऑल्दो आप इसे रिसीव नहीं करते, रिसीव करते हैं टीडीएस को? नहीं करते। आपके कंट्रोल में आता है टीडीएस वाला पैसा? नहीं आता। डायरेक्ट उसकी टैक्स एडजस्टमेंट हो जाती है जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो ये आपने पैसा रिसीव नहीं किया, लेकिन एज पर सेक्शन 7 इसे मान लिया जाता है व्हाट, टीडीएस इज व्हाट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को क्या मान लिया जाता है क्लास? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Yes, यानी sir. आपने इसे रिसीव नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि मान लेते हैं कि आपने रिसीव किया, तभी तो आप 1 लाख बता रहे हैं ना अपनी इनकम, ना कि 90,000 बता रहे हैं। ये सुन लो, Yes, sir. यस सर। यस सर। ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि जो टीडीएस है वो रिसीव नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है कि ये रिसीव हुआ है। देयरफॉर ऑब्वियसली देखा भी जाए तो आपकी इनकम का ही तो पार्ट है ना, ये इनकम का पार्ट है आपकी, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे। तो अगर ये सेक्शन इंसर्ट ना किया जाता तो कोई ये कह सकता था हमने तो इसे रिसीव ही नहीं किया, हम तो इस पर टैक्स नहीं देंगे, या कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती थी, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको, ऐसी कोई सिचुएशन है, उन्होंने कहा कि जो टीडीएस आप रिसीव कर रहे हैं इट इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव। मान लिया आपने रिसीव किया, इसलिए इस 10,000 को भी आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। जब आईटीआर फाइल करेंगे आप उसका ग्रॉस अमाउंट दिखाते हैं, ना कि नेट अमाउंट। ग्रॉस ऑफ टीडीएस इसे कहा जाता है, ग्रॉस ऑफ टीडीएस, यानी इसमें टीडीएस भी इंक्लूड है 10,000 का। यस और नो? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। हाँ जी बोले। सर 2:30 पे क्लास थी, अभी 2:30 हो गया है। आप लोग ना मुझे पढ़ाने मत दो, ठीक है? अब मैं इसको बीच में कैसे छोड़ूं, बताओ बताओ क्या करें आप, बताइए। सर क्या बोले, वो क्लास करें ये क्लास करें? हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई एम किडिंग एक्चुअली, आई एम नॉट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे पूरे एक्सप्लेन करने होंगे। तो या तो आप इसे करके आइए, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ही कराऊं इसे, ऐसा करें? सर आप करा देना। ठीक है, हाँ हम इसे करेंगे। दिस इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? यानी हमने पहला पॉइंट तो देख लिया कि जो आपका टीडीएस कटता है, जो आपका इनकम से पहले ही पैसा कुछ साफ हो जाता है,
वो पैसा साफ होता है, उसे भी आपकी इनकम का पार्ट ही माना जाता है, इसलिए उसे टीडीएस बोला गया है। ठीक है, ये टीडीएस भी मान लिया जाता है कि आप इसे रिसीव करते हैं। ठीक है, Yes, sir. अच्छा इजी लगा आज का डिस्कशन, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. लेट मी Yes, टेल यू, sir. ये सेकंड चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और इस वजह से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ जाता है इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का, तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस का 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी, और नेक्स्ट क्लास में भी अब होगी, इट्स कंटिन्यूइंग डिस्कशन। ओके दिव्या। Yes, sir. हाँ बच्चे, आप अटेंडेंस ले लो आज। जी सर। ठीक है, हाँ किसको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट आज की क्लास से रिलेटेड, या कुछ ऐसा कि आपको नहीं समझ आया हो? सब Excuse me, कुछ। sir. हाँ सांजी बोलिए। सर ये मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने ऐसे बोला कि रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट ओकेजन व्हेन अ पर्सन रिसीव्स हिज और हर इनकम, राइट? हाँ ठीक है। तो हिज और हर, इज इट मेंशन्ड इन द एक्ट नहीं और नहीं, इट्स इट्स मेंशन्ड नॉट हिज मेंशन ओनली? एक्चुअली, इट्स नॉट मेंशन एक्चुअली। मैं यूज़ कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि समटाइम ऐसा लगता है कि फिर हम हिज की बात करते जा रहे हैं, है ना? बट सर हाँ, जो अलग से जो एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसमें इस चीज के बारे में तो बता रखा है ना। तो क्या? उसमें सर एक सेक्शन है, उसमें बता रखा है कि अगर हम मैस्कुलिन यूज करते हैं तो उसका उसको डीम किया जाएगा कि उसमें फेमिनिन भी इंक्लूड किया जाता है। See, I'm not sure about the general clause act की आप जो बात कर रहे हैं, but normally because I read a lot of American book, तो American book में तो most of the time they use feminine, right? वो ज़्यादातर her concepts को use करते हैं। अगर आप अमेरिका की ज़्यादातर बुक्स देखें, इंडिया में ज़्यादातर हम his use करते हैं, तो normally I use both his and her, but ये मैं किसी एक्ट के हिसाब से आपको नहीं बता रहा कि इस एक्ट में है या नहीं है। ठीक है संजय? यस सर, इसीलिए मतलब मैं बोल रही थी कि ये एक्ट तो सब पे एप्लीकेबल होता है, हर एक्ट पे, जनरल क्लॉजेस एक्ट तो। हाँ ठीक है, हाँ जनरल क्लॉज तो यस इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी एक्ट, ये तो मुझे भी क्लियर है, बट मुझे ये वाला क्लियर नहीं था कि इसमें हिज एंड हर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसलिए आई ऑलवेज यूज हिज एंड हर। ठीक है, यस सर, सर आप देख लेना, उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ लिंक प्रोवाइड करा दो तो आई विल डेफिनेटली लुक एट दिस। ये सर सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, जेंडर एंड नंबर। ओके, सेक्शन 13 एक सेकंड, सेक्शन 13, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। सांशी, ओके थैंक यू सांशी। यस, अटेंडेंस हो गई है? जी सर। गुड, तो कल हम आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल। हैप्पी बर्थडे अगेन सर। थैंक यू सो मच। Yes sir. Happy birthday. Happy birthday. ठीक है, ये खुशी को पाउडी चाहिए, ये पाउडी क्या होती है? अच्छा आई रिमेम्बर, वो फ्रेंड है सर। हाँ वो एक अजीब सी लड़की थी एंड शी वाज लाइक कि पाउडी चल रही है कुछ, है ना कुछ ऐसा, मतलब अजीब सी मतलब शी वाज, आई मीन द वे शी वाज सेइंग आजकल इट। कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। नहीं मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं है। I rarely use social media, so